हेलो दोस्तों, स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए सेट नंबर 4 पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कृष्णा नदी उद्गम स्थल के समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, खंडाला, उद्गम उद्गम मंडलम और पंचमढ़ी। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास स्थित है और ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां भीमा और तुंगभद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आर्थिक अवसंरचना में क्या शामिल है? परिवहन और संचार, उपभोक्ता उद्योग, प्रति व्यक्ति आय, स्वचालित वाहन उद्योग। तो आर्थिक अवसंरचना में क्या शामिल है? परिवहन और संचार जो है इसमें शामिल है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक हैं दोनों। परिवहन और संचार जो है वो अर्थव्यवस्था के दोनों प्रमुख घटक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अप्रैल 1858 में निम्नलिखित में से किस विद्रोही को की गिरफ्तारी के साथ विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता था? 1858 का जो विद्रोह हुआ था वो किस विद्रोही के गिरफ्तारी के बाद विद्रोह को समाप्त हुआ माना जा सकता था? कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे या अवध की बेगम हजरत महल। तो तात्या टोपे के गिरफ्तारी के बाद जो 1858 का विद्रोह था, 1858 के टाइम पे जो विद्रोह खत्म होने की कगार पे, उन्हीं के गिरफ्तारी के बाद से इसको समाप्त माना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवध के तालुकेदारों की अंग्रेजों के विरुद्ध क्या शिकायत थी जिसके कारण अंग्रेज शासक के सबसे प्रबल विरोधी बन गए? तो अवध के जो तालुकेदार थे उन्होंने ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ या अंग्रेजों द्वारा क्या ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिसके कारण वो अंग्रेजों के प्रबल विरोधी हो गए? क्योंकि तालुकेदार कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ही एक अंग होते थे, क्योंकि वो उनको ही राजस्व देते थे और एक सुविधा ले रहे थे। लेकिन फिर भी ऐसे कोई घटना घटी? देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि उनके अधिकारों के समर्थन में पक्के प्रमाण मांगे जाने लगे और उनसे बहुत सारी जागीरें जब्त कर ली गई। पहली बात, मतलब आप तालुकेदार हैं, इस चीज का प्रमाण दीजिए और नहीं तो आपका जमीन जब्त कर लिया जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या था कि 1856 में अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद उसकी जमीनों के भू राजस्व के निर्धारण में अत्यधिक बढ़ोतरी कर दी गई, मतलब राजस्व बढ़ा दिया गया। या रैयतवाड़ी पूरे अवध में लागू कर दी गई, या उद्घोषणा द्वारा तालुकेदारों के जो जमींदारी अधिकार व्यवस्था थी वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि जितने भी तालुकेदार थे उनसे इस बात का प्रमाण पत्र मांगा जाने लगा कि आप तालुकेदारी में आपके, और जो एक्स्ट्रा जमीनें थी उसे क्या करनी जाने लगी? जब्त कर ली जाने लगी, जिसके कारण से वो अंग्रेजी शासन के विरोधी हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? अंग्रेजों ने सिक्के ढलवाने की टकसाल, मतलब टकसाल का मतलब होता है जहां सिक्के ढाले जाते हैं, टकसाल का स्थापना कहां कराई थी? मद्रास, बालासोर, मुंबई या कोलकाता? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कोलकाता। कोलकाता में इन्होंने टकसाल, पहला टकसाल इन्होंने यहां पे स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है डायनमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या इंडक्टर? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनमो का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत मोटर को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है
कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान चेन्नई में, मैसूर में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? मैसूर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? परमहंस मंडली दादो पांडुरंग, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मदन मोहन मालवीय या सोशल सर्विस लीग श्री नारायण मल्हार जोशी? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संबंध जो था वो हेडगेवार साहब से संबंधित था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका जो है मदन मोहन मालवीय नहीं होगा। एक्चुअली मदन मोहन मालवीय जी ने पढ़ा होगा आपने, बीएचयू की स्थापना किया था। किसका? बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेडगेवार साहब। ठीक है, बलराम हेडगेवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? अकबर द्वितीय ने, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय ने या मोहम्मद शाह रंगीला ने? तो राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड जो है वो अकबर द्वितीय ने भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रोटान को क्या कहते हैं? फ्लॉपी ट्रांसलेटर, फार्मूला ट्रांसलेटर, फाइल ट्रांसलेटर या फॉर्मेट ट्रांसलेटर? तो जो फ्रोटान को फार्मूला ट्रांसलेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फार्मूला ट्रांसलेटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पुणे में, पटना में, नई दिल्ली में या हैदराबाद में? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां स्थित है? पुणे में स्थित है। कहां स्थित है? पुणे में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने पर भारत में ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? केशव चंद्र सेन ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, रामचंद्र विद्यावागीश ने या गोपाल हरि देशमुख ने? तो राजा राम मोहन जी के इंग्लैंड जाने के बाद जो ब्रह्म समाज है उसकी जो बागडोर थी वो रामचंद्र विद्यावागीश जी ने संभाली थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या कह रहा है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा कहते हैं। देखिए विषुवत रेखा, जिसे ये पृथ्वी है तो इसमें जो 0 डिग्री रेखा सेंटर से जाती है इसको कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी के पैरेलल एक लाइनें जो डाली जाती हैं 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, ऐसे पैरेलल जो लाइनें खींची जाती हैं इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश। और जो सीधी लाइनें खींची जाती हैं, खड़ी लाइनें काल्पनिक रेखा जाती है, इसको कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा के समांतर की कल्पित लाइन को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित परिपथों में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र मतलब मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? परिशोधक, उलट पलट, तुलनित्र या छीणकारी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उलट पलट, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप तो जो कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें से फ्लिप फ्लॉप का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? शारदा बांध, टनकपुर बांध, पंचेश्वर बांध या चुक्का बांध? तो निम्नलिखित में से कौन भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजना में नहीं आता? मतलब देखिए शारदा बांध तो आता ही आता है क्योंकि ये नेपाल से निकलता है, टनकपुर वाला बांध भी आता है, पंच परमेश्वर भी आता है। चुक्का बांध जो है वो भारत नेपाल का ना होकर के भारत और भूटान का है। भारत और भूटान के बीच की एक संयुक्त परियोजना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार में से निर्मित आकृति है क्या हार्ट्स, बेसिन, डाइक या ड्रमलिन। तो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित आकृति को हम डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है। निम्नलिखित में से फ्रेंच फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, यूरो या पाउंड स्टर्लिन। तो इनमें से सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? पाउंड स्टर्लिन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, पाउंड स्टर्लिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 क्या कह रहा है कि श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति के शासन काल में बनाई गई थी। किसके शासन काल में बनाया गया था? चालुक्य, चोल, गंगा या किसके? राष्ट्रकूट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसका? राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो राष्ट्रकूटों ने श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति बनवाई थी। अच्छा, आपने सुना होगा राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाएं बनवाई थी। किसकी गुफाएं? एलोरा की गुफाएं। और एलिफेंटा की गुफा मंदिर भी इन्होंने ही बनवाई थी, राष्ट्रकूटों ने ही बनवाई थी। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर पे चलते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। किस संस्थान ने 20 अप्रैल 2017 को स्कूल परिसरों के व्यावसायिक तरीके से पाठ्यक्रम संबंधी जैसे यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, स्टेशनरी आदि की बिक्री को तुरंत बंद करने का निर्देश दे दिया था? एनसीईआरटी ने, जेएनयू ने, इग्नू ने या सीबीएसई ने? तो 2017 से सीबीएसई ने अपने संस्थानों में पुस्तकों को बेचने, ड्रेस बेचने, स्टेशनरी बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध तत्काल प्रभाव में लगाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या बहुब्रीहि। तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए। ठीक है, देश के प्रति प्रेम जो होता है उसके लिए मतलब तत्पुरुष समास है, देश के लिए प्रेम। अच्छा, अव्ययी भाव में जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु जिसमें संख्या की बात की, जैसे चौराहा हो, सत सही है, ठीक है, सप्ताह है। बहुब्रीहि समास मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान हो लेकिन उनका अलग अर्थ निकलता हो, जैसे पंकज है, ग्लंबोदर है, पंचानन है। ठीक है, जिसे पंचानन इसमें भी आ जाएगा, द्विगु में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि जो में दोनों पद प्रधान हो लेकिन उनसे अलग अर्थ निकलता हो। तो ये तो हो गई हिंदी की बात। आज 20 क्वेश्चन के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।